चलिए हिंदी विषय के लिए हम बात करते हैं। हिंदी आप सभी जानते हैं कि हिंदी क्या है, एक भाषा। और ये जो भाषा है, भाषा जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है? भाष धातु से। और इस भाष धातु का जो अर्थ होता है, अर्थ है विचार प्रकट करना। अपना जो भाषा शब्द है वो भाष धातु से मिलकर बना है और भाष धातु का अर्थ क्या है? विचार प्रकट करना। एक बात समझिए, ये जो धातु है उस धातुओं का जो प्रयोग है वो किस भाषा में होता है? संस्कृत। आप सभी जानते हैं संस्कृत सबसे पहले बनने वाली भाषा थी, इसलिए विश्व की सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। क्या? संस्कृत। संस्कृत को हम क्या कहते हैं? विश्व की सभी भाषाओं की जननी। मतलब विश्व की जितनी भी भाषाएं बनी वो किस भाषा से बनी? संस्कृत से। ये जो संस्कृत भाषा थी वो किसके द्वारा बनाई गई? आर्यों के द्वारा। ध्यान रख लेना, आर्य एक मध्य एशिया की जाति हुआ करती थी। और एक इतिहासकार है मैक्स मूलर, इतिहास की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, उनके अनुसार ये भारत में सबसे पहले सप्त सैंधा प्रदेश, जिसे आज पंजाब कहते हैं, वहाँ पे आई थी। तो आर्यों के द्वारा जो भाषा बनाई गई वो भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और विश्व की जितनी भी भाषाएं वो सभी इस संस्कृत को आधार मान के बनाई गई, इसलिए विश्व की सभी भाषाओं की जननी क्या कहलाती है? संस्कृत। अब एक बात समझिए, किसी भी भाषा को बनाने से पहले ध्यान रखना क्या बनानी पड़ती है? लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने या बोलने, किसी भी भाषा को लिखने या बोलने का जो मानक रूप है, उसी मानक रूप को हम क्या कहते हैं? लिपि। ध्यान देना, लिपि नहीं तो भाषा नहीं। कोई भी भाषा अगर बनानी है तो उस भाषा से पहले क्या बनानी पड़ती है? लिपि। और इस संस्कृत भाषा की जो लिपि बनाई गई उस लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी। बाद में हिंदी भाषा की भी जो लिपि स्वीकार की गई वो कौन सी है? देवनागरी। मराठी भाषा की भी लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो ध्यान देना, किसी भी भाषा के बनने से पहले क्या बनानी पड़ती है? लिपि। और अपनी संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाओं की क्या है जो लिपि? वो है देवनागरी। तो अब आगे की बातें आप समझना। संस्कृत को हम विश्व की सभी भाषाओं की क्या कहते हैं? जननी। और जब ये देवनागरी लिपि बनी, संस्कृत भाषा का अस्तित्व हुआ, तो जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा के मूल शब्द जिनसे अन्य सभी शब्दों की रचना होती है, तो संस्कृत भाषा के मूल शब्द क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ध्यान देना, प्रत्येक शब्द के मूल में जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? धातु। तो अपना जो भाषा शब्द है उसके मूल में या भाषा शब्द भी किस धातु से मिलकर बना है? इस भाष धातु से। समझे कि नहीं आप इस बात को? तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है। इस भाष धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। और ध्यान देना, ये धातु जो तो है वो किस भाषा में है? संस्कृत। और संस्कृत को विश्व की सभी भाषाओं की क्या कहते हैं? जननी। एक बात आप ये समझना, संस्कृत भाषा को बनाने का कार्य करने वाले कौन थे? आर्य थे। आर्यों के द्वारा संस्कृत बनाई गई। दूसरी बात समझना, भाषा बनाने से पहले क्या बनाना पड़ता है? लिपि। भाषा बनाने से पहले क्या बनाई गई? लिपि। लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने या बोलने का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड जो रूप है, वह क्या कहलाता है? लिपि। संस्कृत भाषा से पहले जो लिपि बनाई गई वो क्या है? देवनागरी। आप समझना, इस देवनागरी लिपि के जो मानक चिन्ह है, मानक वर्ण है, मानक ध्वनियाँ हैं, वो अ आ इ ई या क ख ग ये सब है। ध्यान देना, ये जो वर्णमाला है, ये जो मानक संकेत चिन्ह है, ये भाषा के नहीं होते, लिपि के होते हैं। जो कोई भाषा इन मानक संकेत चिन्हों से लिखी जाएगी उस भाषा की लिपि क्या मानी जाएगी? देवनागरी।
उदाहरण के तौर पे आप समझना कि जैसे संस्कृत भाषा के बाद भाषाविदों ने अंग्रेजी भाषा बनाई, तो ध्यान देना अंग्रेजी भाषा बनाने से पहले अंग्रेजी भाषा के लिए क्या बनाई गई? लिपि। और इस लिपि को हम क्या कहते हैं? रोमन लिपि। ध्यान देना, अब इस रोमन लिपि के जो मानक संकेत चिन्ह हैं, जो हम क्या कहते हैं ABCD, ये इस लिपि के चिन्ह हैं। अब जो कोई भाषा इस लिपि के चिन्हों से लिखी जाएगी, उस भाषा की लिपि कौन सी बन जाएगी? रोमन लिपि। जो मानक चिन्ह है, जो वर्णमाला है, जो ध्वनि है, वो भाषा की नहीं, वो लिपि की होती है। जो कोई भाषा उस स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिन मानक चिन्हों का प्रयोग करती है, वह मानक चिन्ह जिस लिपि के होते हैं, वही उस भाषा की क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तो ध्यान देना, अपनी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की भी लिपि है, वो कौन सी है? देवनागरी। समझना, संस्कृत को हम विश्व की सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। सबसे पहले जो भाषा बनाई गई वो भाषा कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत को विश्व की सभी भाषाओं की क्या कहलाते हैं? जननी। ध्यान देना, प्राचीन काल में संस्कृत के 2 रूप थे। कितने रूप थे? 2। ध्यान देना, एक जो रूप था वह था वैदिक, दूसरा जो रूप था वह कहलाता था लौकिक। ध्यान देना, जितना भी साहित्य लिखा गया, जिसमें हम बात करें जो वेद हैं चारों, पुराण है, उपनिषद है, आरण्यक ग्रंथ हैं, मनुस्मृतियाँ हैं। आप वैदिक सभ्यता जब पढ़ोगे तो वहाँ जितने भी धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई वो संस्कृत भाषा के किस रूप में की गई? वैदिक में। क्योंकि वैदिक जो है वह साहित्य का रूप है संस्कृत का। लौकिक रूप क्या था? लौकिक रूप आम लोगों के बोलचाल का था, आम लोगों के बोलचाल का। और ध्यान देना, इस आम लोगों के बोलचाल में भी 2 आम लोगों के जनमानस के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। इन दोनों की रचना जो हुई है वो संस्कृत भाषा के किस रूप में हुई है? लौकिक रूप में। ध्यान देना, संस्कृत के प्राचीन काल में 2 रूप थे। वैदिक ये साहित्यिक रूप था, पढ़े लिखे लोगों का था, विद्वान का था। जितने भी वैदिक काल में धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई वो वैदिक रूप में हुई। लौकिक आम लोगों के बोलचाल का था। और रामायण और महाभारत की रचना भी संस्कृत के किस रूप में हुई? लौकिक रूप में। अब आगे की बातें समझना। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो संस्कृत के किस रूप में हुआ? लौकिक रूप में। और लौकिक रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप जो भाषा बनी वो भाषा कौन सी थी? पाली। आप परिचित होंगे, पाली भाषा किस धर्म के द्वारा अपनाई गई? बौद्ध धर्म के द्वारा। और ध्यान रखना, बौद्ध धर्म एक राजा महाराजाओं ने अपनाया, इसलिए राजकीय संरक्षण जो राजा महाराजाओं के द्वारा अपना गई, राजकीय संरक्षण प्राप्त विश्व की प्रथम भाषा, विश्व की प्रथम भाषा कौन सी है? पाली। जो महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने उपदेश जिस भाषा में लिखी गई। समय व्यतीत हुआ, पाली के बाद जो भाषा अस्तित्व में आई उसे कहते हैं प्राकृत। प्राकृत अर्धमागधी के नाम से जानी गई और महावीर स्वामी की शिक्षा इसी में है, जो किस धर्म की भाषा है? जैन धर्म की। प्राकृत के बाद जो अस्तित्व में आया वह था अपभ्रंश। और अपभ्रंश का ही एक प्रकार हम पढ़ते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। इस सौरसेनी अपभ्रंश से ही कौन सी भाषा का अस्तित्व हुआ? हिंदी का। तो हिंदी भाषा बनने में ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है कि विश्व की सभी भाषाओं की जननी तो संस्कृत, जितनी भी भाषा थी वो संस्कृत से बनी। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संस्कृत के किस रूप से, तो ध्यान रखना ये स्थायित्व रूप था, इससे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इस रूप से कोई भाषा भी नहीं बनी। तो विश्व की सभी भाषाएं, चाहे वो हिंदी हो या अन्य भाषा हो, संस्कृत के किस रूप से बनती है? लौकिक से। और इससे भी सबसे पहले बनने वाली भाषा कौन सी थी? पाली, जो बौद्ध धर्म की भाषा थी। राजकीय संरक्षण प्राप्त करने वाली विश्व की पहली भाषा कौन सी मानी जाती है? पाली। समय व्यतीत हुआ, प्राकृत बनी, उसके बाद अपभ्रंश बिगड़ा हुआ स्वरूप था और अपभ्रंश का एक प्रकार है सौरसेनी अपभ्रंश, इससे ही हिंदी भाषा बनी। और बाद में विश्व की अनेक भाषाएं बनी। इसलिए मैंने आपको बताया था कि संस्कृत को विश्व की सभी भाषाओं की क्या कहते हैं? जननी।
तो मैंने आपको बताया कि विश्व की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। हिंदी भाषा भी संस्कृत से कैसे बनती है? भाषा बनने से पहले लिपि बनाई गई, और अपनी जो लिपि बनाई गई वो देवनागरी थी। हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी। आगे की बात समझना। देखिए, इस भाषा की बात करें तो इस भाषा का जो प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो है व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा अपने विचारों या भावों का संप्रेषण। भाषा का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है व्यक्ति या लोगों के द्वारा अपने भावों या विचारों का संप्रेषण। ध्यान देना, संप्रेषण का मतलब होता है विनिमय, एक्सचेंज। इसको हम कह सकते हैं आदान प्रदान। मतलब भाषा में जो बोलने वाला है वह कहलाता है वक्ता, जो सुनने वाला है वह कहलाता है श्रोता। तो ध्यान देना, भाषा के माध्यम से वक्ता अपनी सारी बात श्रोता तक कह सके, श्रोता अपनी सारी बातों को वक्ता तक व्यक्त कर सके। तो इसी संप्रेषण का, विनिमय, यही भाषा का क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य। तो भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विचारों या भावों का संप्रेषण। अब इस संप्रेषण के लिए, विचारों या भावों के सही प्रकार के संप्रेषण के लिए भाषा में जिसका प्रयोग किया गया वह क्या है? व्याकरण। तो व्याकरण का भाषा में प्रयोग किया गया, इसके 3 उद्देश्य हैं। व्याकरण का जो भाषा में उपयोग हुआ उसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। देखिए, पहला प्रमुख उद्देश्य है कि व्याकरण के प्रयोग से ही हम भाषा का शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? उच्चारण। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए आपको अगर हिंदी में संधि टॉपिक का ज्ञान है तो आप ऊपर प्लस उक्त की संधि करके शुद्ध रूप में आप कौन सा शब्द बोल पाओगे? उपर्युक्त। और अगर आपको इस व्याकरण का ज्ञान नहीं है, आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो आपने इसको बहुत से लोगों को बोलते देखा होगा, क्या? उपरोक्त। तो समझना, व्याकरण का प्रयोग क्यों भाषा में? ताकि हम भाषा का शुद्ध क्या कर सकें? उच्चारण कर सकें। दूसरा, ध्यान देना, आप शुद्ध उच्चारण कर पाओगे तो भाषा का शुद्ध क्या कर पाओगे? लेखन कर पाओगे। भाषा का शुद्ध क्या कर पाओगे? लेखन। तीसरा, हमें कहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करना है? तो भाषा का शुद्ध प्रयोग। ये तीनों ही भाषा में किसके प्रयोग के उद्देश्य हैं? व्याकरण के। मतलब अगर आपको व्याकरण पढ़नी है भाषा में तो उसके कितने उद्देश्य हैं? 3। भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध लेखन और भाषा का शुद्ध प्रयोग। समझे कि नहीं? व्याकरण का प्रयोग क्यों किया जाता है? थोड़ा सा मैं व्याकरण शब्द के लिए भी आपका थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ कि भाषा को भली प्रकार से सुसज्जित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए भाषा में मैंने आपको बताया कि काय का प्रयोग किया जाता है? व्याकरण का। समझना, व्याकरण जो शब्द है वो बी प्लस आ, ये शब्दांश हैं, आगे से जुड़ रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रत्येक शब्द के मूल में एक धातु होती है और व्याकरण धातु में क्री धातु है। और ध्यान देना, इस क्री धातु का अर्थ क्या होता है? करना। और अंत में इसमें जो प्रत्यय जुड़ा है वह अन क्या है? प्रत्यय। तो व्याकरण शब्द भी बी और आ उपसर्ग अन प्रत्यय के द्वारा क्री धातु से बना हुआ शब्द है। व्याकरण शब्द का प्रयोग होता है भली भांति समझना। तो भाषा को भली भांति समझने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? व्याकरण। आगे की बात करते हैं तो समझना, हम भाषा की बात करें या भाषा में प्रयुक्त होने वाले व्याकरण की बात करें तो भाषा या व्याकरण दोनों के ही कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। व्याकरण या भाषा के कितने अंग हैं? 3 अंग। देखिए, पहला जो अंग है वह कहलाता है वर्ण विचार। ध्यान देना, भाषा का सबसे छोटा अंग, भाषा का सबसे कैसा अंग है? छोटा। भाषा या व्याकरण के सबसे जो छोटा अंग है वो कौन सा है? वर्ण विचार। थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, भाषा की जब इकाइयाँ पढ़ाएंगे जब आपको बताएंगे थोड़ा सा अच्छे से, पर अभी समझना, मैंने आपको बताया प्रत्येक भाषा
के लिए क्या किसकी आवश्यकता है? लिपि की। और इस लिपि के जो मानक संकेत चिन्ह हैं, तो लिपि के मानक चिन्हों का, देखिए आप चिन्ह ऐसे लिखोगे, गलत शब्द है, ध्यान देना। शब्द की शुद्धता भी ध्यान देनी है। सही कैसे लिखते हैं ध्यान देना। यहाँ हम सही कैसे लिखेंगे समझना। लिपि के मानक चिन्ह, ह पे हलंत लगता है, चिन्हों के लिखित रूप को, कैसे रूप को? लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की जो लिपि है, उस लिपि के मानक चिन्हों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मान के चलिए देवनागरी लिपि के चिन्ह अ आ इ ई क ख ग, तो उनको मैं लिखूंगा तो वो क्या कहलाएंगे? वर्ण। और यदि इस मानक संकेत चिन्हों का मौखिक रूप होगा, उच्चारित रूप होगा, तो उस मौखिक रूप को हम क्या कहेंगे? ध्वनि। ध्वनि वर्ण में अंतर समझ रहे हो? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो है वो क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक या उच्चारित इकाई क्या होती है? ध्वनि। लेकिन परिभाषा क्या है? ये ध्वनि या वर्ण कहते किसके? तो समझना, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है और लिपि के जो भी मानक संकेत चिन्ह हैं, उन मानक संकेत चिन्हों का लिखित रूप तो क्या कहलाता है? वर्ण। और मौखिक रूप क्या कहलाता है? ध्वनि। अगर मैं क ख ग बोल रहा हूँ तो क ख ग ध्वनि है, और यदि इनको लिख दे रहा हूँ तो ये क्या बन गई? वर्ण। तो ध्यान देना, भाषा या व्याकरण के 3 अंगों में से पहला जो अंग है वह कौन सा है? ध्यान देना, वर्ण विचार। और इसको सबसे छोटा अंग, दूसरा जो अंग माना जाता है उसे कहते हैं शब्द विचार। तीसरा जो अंग है वह कहलाता है वाक्य विचार। ध्यान देना, वाक्य विचार भाषा का कैसा अंग माना जाता है? बड़ा अंग। आप पढ़ोगे आपको बताएंगे कि वर्ण या ध्वनियों का जो सार्थक क्रम समूह है वो शब्द कहलाता है, और शब्दों से मिलकर शब्दों का सार्थक क्रम समूह वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई है वह क्या कहलाती है? वाक्य। तो वाक्य विचार को भाषा का सबसे बड़ा अंग कहते हैं। लेकिन एक बात समझना, अगर हम भाषा के तीनों अंगों में सबसे ज़्यादा जो अपने हिंदी व्याकरण की जो विषय वस्तु पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं शब्द विचार में। तो यदि विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु के आधार पर, गौर देना, विषय वस्तु के आधार पर भाषा का, विषय वस्तु के आधार पर तो के आधार पर भाषा का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ध्यान देना, शब्द विचार। आप सर्वाधिक जो टॉपिक हिंदी व्याकरण के हैं वो पढ़ते हैं, वो किस अंग में? शब्द, विषय वस्तु के आधार पर। तो भाषा व्याकरण के कितने अंग थे? 3 अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ध्यान देना, जनरली जो शुरुआत की जाती है वो वर्ण विचार से। वर्ण विचार में आप वर्ण या ध्वनियों में स्वर, व्यंजन, उनका प्रकार, वर्गीकरण, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अलावा ध्यान देना, ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार ही संधि कहलाता है, तो संधि भी पढ़ते हैं। समझे कि नहीं? शब्द विचार, शब्दों का वर्गीकरण बहुत प्रकार से है, आपको बताया जाएगा। वाक्य विचार, वाक्य विचार में वाक्यों के प्रकार, रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर, रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार है वो सारी चीज़ें, अर्थ के आधार पर ये वाक्यों के वर्गीकरण है, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारी चीज़ें। तो ध्यान देना, हम सबसे पहले ध्यान देना, अगर आप वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, उसके प्रकार, उत्पत्ति या वर्गीकरण आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। और ध्यान देना, सबसे सरल भी पड़ता है, जनरली सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम ध्यान देना, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, अगर आप समझिए वर्ण विचार पढ़ते हो 5-7 दिन, संधि पढ़ते हो, करीबन 20 दिन की अगर क्लास है आप इसी में पढ़ोगे तो उस 20 दिन में आप शब्द विचार का बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ लोगे। तो अगली जो क्लास हम शुरुआत करेंगे वो भाषा या व्याकरण के किस अंग से करेंगे? शब्द विचार से। हम आपको बताएंगे शब्दों के वर्गीकरण, इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या इसकी विषय वस्तु है।
तो आज हमने आपको भाषा व्याकरण का ज्ञान दिया, उसका परिचय दिया, लिपि के बारे में बताया, ध्वनि और वर्णों के बारे में बताया, उसके अंग बताए, संस्कृत को भाषाओं की जननी कैसे कहते हैं, इन सभी बातों के बारे में बताया। ध्यान रखें, कंटिन्यूअस क्लासें चलेंगी, डेली आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, क्रमबद्ध तौर पर मिलेगी, टॉपिक वाइज टॉपिक क्लासें पढ़ाया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सब का हम बाकायदा सॉल्व कराया करेंगे। जितने भी पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी विषय के, वो सारी चीज़ें। हाँ, एक डाउट आपके मन में हो सकता है कि सर आपकी क्लास का लेवल क्या रहेगा, तो ध्यान देना, आज के टाइम में किसी भी एग्जाम का कोई लेवल नहीं रहा, तो BSTC स्पेशल ध्यान देना, फोकस करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपनी क्लास का जो लेवल है वो राजस्थान पुलिस SI तक लेके चलूँगा। इसके अलावा अगर आप LDC की तैयारी करना चाह रहे हो, या आप UP पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हो, या आप हिंदी से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, तो आपके लिए ये मेरी क्लास पढ़ाने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।